हे गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की 14 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इंडिया वोट्स अगेंस्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फाइन गुड। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। सबसे पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनकी सीट हर 2 साल बाद बदलती रहती है। परमानेंट मेंबर्स के नाम याद रखना है: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। नॉन परमानेंट मेंबर्स जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। इंडिया ने अपना 2 साल का टेनर शुरू किया था 2021 में, और ये इंडिया का 8वीं बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा यूएन के और अदर ऑर्गन्स भी है, ठीक है, जो यूएन को क्या करते रहते हैं, रिकमेंड करते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पावर है उसमें वो डिसीजंस देती है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं कि क्या रिजोल्यूशन है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ड्राफ्ट किया है और इंडिया ने उसको अपोज किया है। तो अभी क्या, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को कॉल किया जिसके अंदर ये था: टू इंटीग्रेट क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क एज अ सेंट्रल कंपोनेंट इनटू कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, मतलब कि क्या है, इस रेजोल्यूशन में यही बोल रहा है कि हम किस तरह से अप्रोप्रिएट जो क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस हैं, मतलब जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं। अब आप देख लो यार, जैसे ये कोविड आया, ठीक है, तो ये भी जूनोटिक डिजीज़ है। इसकी वजह से इंटरनेशनल कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, मतलब ट्रैवल पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो और आपने देखा चाइना बॉर्डर इशू भी होता, तो ये पीस एंड सिक्योरिटी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसके बाद काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होती है, इवन की कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं जो कि अफ्रीका या साहिल जैसे पार्ट्स में देखने को मिल सकता है। हाइवर इंडिया, चाइना और रशिया ने इसके अपोज रहे हैं और इसके अगेंस्ट वोट किया है। अपोज क्यों किया है, रीज़न क्या है इंडिया ने जो अपोज वोट किया? अभी इन्होंने बोला कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द हिस्टोरिकल मेजर, मतलब कि स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गया, यूके है, तो उनकी वो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, या जो आज का सिनेरियो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यूएसए यूके है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देते हैं, क्योंकि हम लोग वाला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्यू स्टेट्स हैं देन विल हैव अ फ्री हैंड इन डिसाइडिंग ऑन ऑल द क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी यूएन पैनल है, ऑलरेडी इसके क्लाइमेट से रिलेटेड काम करने के लिए ऑलरेडी यूएन पैनल है जिसका नाम है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये काम करे, आप क्यों इस पर काम कर रहे हो? ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को रॉन्ग मैसेज भेजती है कि भी एक बात बताओ, डेवलपिंग कंट्रीज अपनी कंट्री के मामलों को सोल्व करेगी या फिर क्लाइमेट पे इफेक्ट करेगी? ठीक है, तो यही है कि ये जो एक तरह का जो डिसीजन है वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करेगा और ये बोलेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग देयर कमिटमेंट। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो अपने टारगेट्स पूरा कर लेंगे, डेवलपिंग कंट्री नहीं कर पाएंगी, तो जिसकी वजह से क्या है, कंसर्न रोंग जाएगा कि डेवलपिंग कंट्री की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, हैंस जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जो ट्रैक था उससे हट गए हैं। ठीक है, क्योंकि उसका काम है सिक्योरिटी पे काम करना और वो उल्टा काम करिए। हाउएवर इट विल अंडरमाइन द हार्ड वन कंसेंसस रीच्ड इन द ग्लासगो एज इट कैन सी सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द लार्जर यूएन मेंबरशिप। फाइन, नेक्स्ट है: Government urges Supreme Court to modify order on the underground cables in the ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट। तो कई चीज़ों माइन्यूज है एनवायरनमेंट में कवर होगी। देखो ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम हर साल ही पढ़ते रहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये एक तरह का बर्ड है, इसका हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है? एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में, जहाँ पे ओपन कंट्री जैसे थोनशब, मतलब जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया में टॉल ग्रास जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, और ये इरिगेटेड एरियाज़ को अवॉइड करता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एंडेमिक है। स्टेटस क्या है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, जबकि कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज में भी है, अपेंडिक्स 1 में है, और आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली एंडेंजर क्लासीफाई किया है। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं: राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, गुजरात में नालिया, महाराष्ट्र में बरोड़ा और कर्नाटक में बेलारी। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभी एम के रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अप्रैल 2021 केस में ये बोला है कि जितनी भी जो पावर लाइन्स हैं उनको मैंडेटरी किया है कि वो क्या करेंगे, अंडरग्राउंड से, मतलब कि जहाँ पे इनका हैबिटेट है वहाँ पे ये पावर लाइन्स अंडरग्राउंड होकर गुजरेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है वो लोग इसमें टकरा के मर जाते हैं। ठीक है, इस हाउएवर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने जॉइंटली क्या किया है, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए फाइल किया है, क्योंकि कुछ फॉलोइंग रीजंस के हैं। इन्होंने बोला है कि इससे क्या आएगा, पावर सेक्टर इंडिया का एडवर्स उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और एनर्जी ट्रांजिशन, जो हम फोसिल फ्यूल से ट्रांजिशन होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होता है, वो इफेक्ट होगा। इससे अलावा क्या है,
क्योंकि अब अंडरग्राउंड आप केबल डालोगे तो इसकी वजह से एरिया जो होगा, एरिया है बीइंग डिबार्ड हैज़ अराउंड 263 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल एंड हैज़ हाई सोलर इरेडियंस। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो अल्ट्रा ग्राउंडिंग होगी, मतलब कि जो आप अंडरग्राउंड वो करोगे, मतलब कि पावर लाइन डालोगे तो उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और जिसकी वजह से हाई कॉस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस एरिया से। ठीक है, तो सिंपल बात है कि एक्सपेंसिव हो जाएगा। अदर थ्रेट्स क्या है इस बर्ड को, हंटिंग, हैबिटेट इरोजन, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स, जो मतलब कि जहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेथ ड्यू टू द कोलोजन विद विंड टर्बाइंस या पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं इनको कंजर्व करने के लिए। देखो ये इट इज़ अ वन ऑफ द स्पीसीज जिसको हमने रिकवरी प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा इसको इंक्लूड किया गया अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि 2002 से 2016 तक चला है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपना। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन द PIL सीकिंग द सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स की हम बात करते हैं तो वह जैसे हम सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। देखो गिग वर्कर काफ़ी बार पता है कि जो लोग ट्रेडिशनल मतलब कि जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय का उससे बाहर काम करते हैं, जैसे जोमेटो वर्कर हो गया। ठीक है, जिन देखो लॉन्ग ट्रेडिशनल कौन होते हैं, जिनके फिक्स सैलरी हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लेकिन ये वैसे वर्कर्स नहीं होते जो मेनली क्या करते हैं, मतलब कि जैसे ओला ड्राइवर्स हो गए, इन सब वाले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वेदर जो गिग वर्कर्स है उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की तरह ट्रीट करना है या नहीं, वो उनको एग्जामिन किया है और उनको सोशल सिक्योरिटी के अंडर कवर किया है। ठीक है, पहले टाइम गिग वर्कर्स को हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के स्फेयर में लेके आएंगे और एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी एस्टेब्लिश करेंगे गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है, एक डिमांड आई थी जिसमें बोला था कि गिग वर्कर्स को वर्कमैन की डेफिनेशन के अंडर लाया जाए और इन पे सभी वो सोशल सिक्योरिटी लॉज एप्लीकेबल हो जो और लोगों पे है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट। ये सोशल सिक्योरिटी अगर हम इनको प्रोवाइड करते हैं तो ये कुछ चीज़ों को डिमांड कर सकते हैं, जैसे लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स और ओल्ड एज प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, अब चला हम देखते हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल की इकोनॉमी है, अगर हमारी ऑनलाइन लेबर मार्केट में, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 24% शेयर, और जिसकी डिमांड मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में, क्रिएटर एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में। एक रिकॉर्ड आई थी एसोकाम से, तो इसमें बोला था कि इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो बढ़ने वाली है और 2024 तक ये 17% और बढ़ जाएगी और नियरली $455 बिलियन तक की बन जाएगी। तो इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी कवर देना जरूरी है। गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है अंडर द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। हाइवर प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो जो किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े उन्हें बोलते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ठीक है, जो आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सर्विसेज या प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ कोरियन वार एग्रीड टू इन प्रिंसिपल। तो गाइस ये जो माइनस इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी के जो साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और USA ने एग्री किया है और एक प्रिंसिपल पे एग्री किया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कोरियन वार को फाइनली हम एंड करेंगे। कोरियन वार को वैसे टेम्परेरी कहने को तो 1953 में एंड कर दिया गया था, जब एक पीस ट्रीटी को साइन हुआ, जब आफ्टर साइनिंग ऑफ अमृतिस एक साइन हुआ था, लेकिन एक जो पीस ट्रीटी है वो कभी साइन नहीं हुआ था। कोरियन वार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वार कब शुरू हुआ था? इट वाज वार बिगिन विद एन इंक्लूजन, कब जो कोई आ गया था, क्रॉस था, कहाँ आया था? नॉर्थ और साउथ कोरिया की बाउंड्री पे आ गया था बाय कम्युनिस्ट नॉर्थ, जून 1950 में। और इस वार को सपोर्ट किया गया था USSR के द्वारा। अमेरिकन ट्रूप्स ने इस वार में साउथ कोरिया का सपोर्ट किया था, ज्वाइन था वॉर। और जो नॉर्थ कोरियंस को सपोर्ट किया गया था चाइना और USSR के द्वारा। ठीक है, कोल्ड वार इंटेंस बन गया था बिकॉज जो कोरियन वार है उसकी वजह से चाइना और USA के रिलेशंस खराब हो गए थे और USSR और USA के रिलेशंस खराब हो गए थे। कोरियन आर्म्स एग्रीमेंट फिर साइन किया गया था बिटवीन द UN कमांड और कोरियन पीपल आर्मी और चाइना पीपल वॉलंटियर आर्मी, जिसमें ये बोला गया था कि ये जो कोरियन वार है वैसे एंड हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो एंड कभी हुआ ही नहीं था क्योंकि कोई भी पीस ट्रीटी साइन हुई नहीं थी। हाउएवर साउथ कोरिया ने इस पर साइन नहीं किया था और उसने ये बोला था कि एक परमानेंट क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, इन एसेंस इसकी वजह से वार कभी एंड हुआ ही नहीं। हाउएवर एक डीमिलिटराइज जोन को क्रिएट किया गया था जिसके अंदर मतलब कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक लाइन खींच दी गई थी 1.2 माइल की 38th पैरेलल, लेकिन दोनों साइड ने वहाँ पे मतलब कि बाउंड्री क्रिएट कर दी, लेकिन दोनों साइड ने, नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया ने भी अच्छी खासी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखी हुई थी। फाइन, नेक्स्ट है SEBI सीकिंग टू द रेगुलेट एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या करेगी, एल्गो ट्रेडिंग को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो ये जो माइन न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एल्गोरिथम ट्रेडिंग ये कंप्यूटर असिस्टेड है जिसमें आप स्टॉक्स को मतलब कि ऑनलाइन खरीदते और बेचते हो। ठीक है, इसके अंदर एक प्री प्रोग्राम कंप्यूटर स्ट्रेटजीज होगी। ठीक है,
मतलब कुछ कंप्यूटर की स्ट्रेटजीज होगी जिसको ऑलरेडी प्रोग्राम किया होगा, जो ट्रेड्स को इजीली बाई और सेल करेगी ऑन सेट पैरामीटर्स, इंस्ट्रक्शन एंड मार्केट पैटर्न कंडीशन। मतलब एक तरह से कोडिंग के यूज़ के ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट जो अभी भी डेली ट्रेडिंग हो रही है 50% इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, वो एक तरह का एल्गो ट्रेडिंग की फॉर्म में हो रही है। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले क्या है, ये हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स को हाई स्पीड पे रख सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा लोग एकदम से यूज़ कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनको हाई स्पीड में कर सकती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटेगा और ये लोगों को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकती है। अवॉइड सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस एंड हाईली एक्यूरेट विदाउट एनी ह्यूमन एरर। इसको रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो एल्गो ट्रेडिंग थी वो इंडिया में 2008 में आ गई थी, लेकिन 2015 में ये रिवील किया गया था कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने कुछ ही एल्गो ट्रेड्स को प्रेफरेंशियल असेस दिया था। तो इसकी वजह से क्या है, इट कैन बी मिस यूज फॉर सिस्टमेटिक मार्केट मैनिपुलेशन, और कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को भी वो कर सकती है बाय ग्रांटिंग देम हाई रिटर्न। कंसर्न्स क्या, अगर आप रेगुलेट करेंगे, अगर मतलब कि इसको SCBI, तो कंसर्न्स किया है, तो इससे पहले क्या, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो फॉल हो सकते हैं। मतलब क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ में बात हो जाएगी, तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना कम कर देंगे वंस अगर SCBI नॉर्म्स ने अपने इम्प्लीमेंट किया। सिंस जो प्री प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग का अप्रूवल है वो एक कॉम्प्लेक्स अफेयर हो सकता है। इसके अलावा जो सभी एल्गो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको एक्सचेंज के द्वारा अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स नेचर। ऐसे सबमिटिंग एल्गो प्रोग्राम्स टू एक्सचेंज फॉर देयर अप्रूवल वुड मीन दैट वेंडर्स में हैव टू रिवील देयर फॉर्मूला। मतलब ये कुछ कंसर्न्स है जिसकी वजह से अगर इसको रेगुलेट कर दिया गया तो ये कहीं ना कहीं फॉल इनका देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है नेचर में। नेक्स्ट है RBI गवर्नर सिग्नल रिफॉर्म्स इन ट्रबल प्रोन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अगेन गाइस, ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगी, RBI गवर्नर ने बोला है RBI को कि वो कुछ रिफॉर्म लाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की रेगुलेशन में, ठीक है। जिसको अभी क्यों, मतलब कि क्यों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इतने फेल हो रहे हैं, तो उनके रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं। ये डेवलपमेंट कब आया, जब काफ़ी जो 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जो डिपॉजिटर्स हैं वो ऐसे ही चले गए, have gone bust, were paid deposit insurance up to 5 lakh under the scheme of deposit insurance credit guarantee corporation। हमने कल भी पढ़ा था कि कितना जो वो बॉडी है डिपॉजिट कॉरपोरेशन गारंटी वाली, उसने कितना पैसा अभी क्या क्या रिलीज़ किया है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेल हो जाते हैं तो उनके डिपॉजिटर्स को, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये एक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होता है जो अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में लोकेट होता है, पता ही होगा। इनको रजिस्टर्ड किया जाता है एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द, इसमें कोई भी 2 एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया सकता है, आइदर अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, क्योंकि एक कोऑपरेटिव बैंक 2 स्टेट्स में भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा में भी हो सकता है। इनको फिलहाल देखो, पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ड्यूली रेगुलेट किया जाता था, लेकिन फिलहाल इसको RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नाम मतलब क्या है कि जो उनके डिपॉजिटर्स हैं, मतलब जो उनके ओनर्स हैं वही उनके कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो एक तरह का सेल्फ हेल्प है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंटरेस्ट रेट को अट्रैक्ट करता है, लोकल नेचर है, एडवांटेज है ओवर द कमर्शियल लेवल। इश्यूज़ क्या है, सबसे पहले क्या है, इनका मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज इसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि एक एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनके पास एसेट रिस्क बहुत होता है। मतलब अगर एक बैंक में पैसा डूब गया तो हर जगह डूब गया। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच देख लो, हर एक मोहल्ले में मिलेगी, मतलब हर एक गांव में, तो अगर वो पर्टिकुलर मोहल्ले में फेल हो गया इसका मतलब थोड़ा हर जगह नहीं होगा ना। तो इसमें ये कि अगर एक जगह फेल हो गया तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्योंकि ये लोकल लोगों को ही हायर कर लेते हैं ताकि अपने कॉस्ट कम देनी पड़े, सैलरी ना देनी पड़े। इसके अलावा इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये जो प्रॉफिटेबल इशू वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिटेबल कम होते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव क्राइसिस हुआ था। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यू क्वेड, ठीक है। क्वेड कंट्रीज आपको पता होगा 4 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ठीक है। तो अभी न्यू क्वेड मतलब कि अब इसमें 4 कंट्रीज़ का नया बना है। तो ये ग्रुप कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि पहली मीटिंग रखने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की मार्च 2022 में। इसका एम क्या, ऑफकोर्स मिडल ईस्ट और एशिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाना है और मैरिटाइम सिक्योरिटी को भी एनहेंस करना है। इसके अलावा और क्वाड एग्जिस्ट करता है 4 कंट्रीज में, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। नेक्स्ट है को लैंडिंग, ठीक है। अभी क्या रिसेंटली इशू रेज किए गए हैं RBI के रिसेंट डिसीजन पे। मतलब RBI ने अभी डिसीजन दिए जिसमें उन्होंने बैंक्स को परमिशन दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी अभी रजिस्टर्ड NBFCs हैं
उनको लैंडिंग दे सकते हैं, पैसा उधारी पे दे सकते हैं विद अ प्रायर एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन अभी इस पर इशू रेज किया गया। को लैंडिंग या को ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है? ये तब होता है जहाँ बैंक्स या नॉन बैंक्स एक अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को क्रेडिट करते हैं, ज्वाइंटली मिल के करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको अपने एक दोस्त को उधार देना है, 1000 रुपये देना है, तो आपने 4-5 दोस्तों ने बोल दिया कि चल ठीक है 200 तू कर दे, मैं 500 कर देता हूँ, तू 100 रुपये कर दे, तू 200 रुपये कर दे, इस तरह से कर दे, ठीक है। इसका एम ये है कि हम क्या करें, जो अनसर्व्ड, क्योंकि वो आपका दोस्त है, उसके पास पैसे की कमी है, अनसर्व्ड है, तो उस पर क्रेडिट का फ्लो इम्प्रूव करना, ठीक है। ये कब होता है? जब बैंक के पास फंडिंग की कमी हो, या फिर जो NBFCs हैं वो मतलब कि इसकी हैव ग्रेटर रीच बियॉन्ड टायर 2 सेंटर्स। नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोरपेडो स्मार्ट, पहले भी पढ़ा हुआ है, रिसेंटली क्या DRDO ने लॉन्ग रेंज स्मार्ट को टेस्ट किया गया है, कहाँ पे? उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में। एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो टोरपेडो डिलीवरी स्टेट, इनको डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सके बियॉन्ड द रेंज ऑफ द टोरपेडो। फाइन। असम एग्रीफिन जमाहार, ये पहला एक तरह का फंड है जिसको कंसेप्चुलाइज किया गया किसके द्वारा? असम एग्री बिजनेस के द्वारा, असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक ने इस असम गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये फंड क्या करेगा? कुछ इनोवेशंस को सपोर्ट करेगा एंड फाइनेंशियल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होएगा? फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस बढ़ेगा बेनिफिशरीज के लिए जो एग्री बिजनेस सेक्टर में। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफकोर्स ये एक इनोवेटिव अप्रोच को सपोर्ट करेगा टू डिलीवर द फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ स्केल इन द एग्री बिजनेस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं जामाहाल क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तरह का एग्री बिजनेस फंड है, ठीक है, फाइनेंस किया गया है। और कहाँ पे? असम का। एग्रीकल्चर फोटोवोल्टेइक, ठीक है। अभी क्या जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने लार्ज स्केल एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग को डेवलप किया है। एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग क्या होता है? ये एक तरह का मिक्स सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे, सोलर पैनल्स को यूज़ करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एंड क्रॉप, साथ में क्रॉप को भी यूज़ करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एट द सेम टाइम ऑन द सेम लैंड एरिया। मतलब कि एक लैंड पे आप क्या कर रहे हो, सोलर पैनल भी लगा के और वहाँ से सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और वहीं पे क्रॉप भी उगा रहे हो, और वहाँ पे अपना मतलब कि पैसा कमा रहे हो, ठीक है। ये एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस इवॉल्व कर रहा है, जिसमें हम फूड और सिक्योरिटी दोनों को ही, फूड और एनर्जी दोनों को सिक्योर कर सकते हैं। ये इंस्टॉल किया गया है PV मॉड्यूल एंड इंस्टॉल्ड इन द एग्रीवोल्टेइक सिस्टम, ठीक है। और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल होगा, इट विल बी इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब कि उस जहाँ पे उस प्लेस पे इन पैनल को इंस्टॉल किया था वहाँ का क्या लैटिट्यूड है, उसी इंक्लाइनेशन पर उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो वी कैन अचीव बोथ पावर जनरेशन एंड द एग्रीकल्चर यील्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है ऑस्कर 1, दैट इज द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कैरिंग एमेच्योर रेडियो। इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया दिसंबर 1961 में, 60 साल पहले किया गया था। पहला नॉन गवर्नमेंट सैटेलाइट था जिसको प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा बिल्डअप किया गया था। ये पहली सैटेलाइट है जो अपनी ऑर्बिट में पहुंच गई थी आफ्टर बीइंग इजेक्टेड एज अ सेकेंडरी पेलोड ऑफ द अनदर प्राइमरी मिशन, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा बनाया गया था, नॉन गवर्नमेंटल था। इसको डिप्लॉय किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में जस्ट अबव द एटमॉस्फेयर, और जो इसका फंक्शन था इट्स फंक्शन पोस्ट डिप्लॉयमेंट वाज टू ट्रांसमिट द लेटर्स HI इन द मोर्स कोड। जब से इसको लॉन्च किया गया था तो इट वाज बीन ट्रेडिशनल फॉर एमेच्योर रेडियो सैटेलाइट्स टू कैरी द नेम ऑस्कर एंड 111 सैटेलाइट्स हैव रिसीव्ड द ऑस्कर डेजिग्नेशन सो फॉर। मतलब 1961 के बाद एक 111 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जिनको ऑस्कर डेजिग्नेशन मिल चुका है। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अभी के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, और इसको लॉन्च करने वाले 22 दिसंबर को। ये बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी है बियॉन्ड अर्थ, जो इसने डीप यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को समझा है। इसको डेवलप किया गया अंडर द पार्टनरशिप बिटवीन द नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी। इसको कंसीडर किया जा रहा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस भी कर सकता है। हर्बल अभी अर्थ को ऑर्बिट करता है अराउंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 570 किलोमीटर, जबकि ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं करेगा, और ये सन को ऑर्बिट करेगा नियर अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वाराणसी। कॉरिडोर कनेक्ट करेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल को और घाट्स को अलोंग द रिवर गंगा।
टेम्पल प्रेमिसेस को रिनोवेट किया गया है और गंगा के साथ जोड़ा किया है। 3 रिजोल्यूशन में बेस्ड है क्लीनलीनेस रखना है, क्रिएशन एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, प्रोजेक्ट का एम है सो दैट पिलग्रिम जो भी आ रहे हैं वहाँ पे उनको ईजिली मूव कर सके एंड डिवोट बिटवीन द घाट्स एंड द टेम्पल। आई होप दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। येस, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस, तो अभी क्या फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी जो कि न्यू कैलेडोनिया में जो वाटर्स हैं उन्होंने चूज़ किया है टू स्टे पार्ट ऑफ द फ्रांस इन अ रेफरेंडम, मतलब कि उन्होंने इस मतलब कि जो भी है वोटिंग से परे रखा है अपने आप को। वो जैसे होता है ना आप मतलब एग्ज़ाम नहीं देते सब लोग मिल रहे तो बंक करते उस तरह का है। ठीक है, पॉलिटिकल फीचर्स क्या, इसका कैपिटल नोमिया है। अंडर द नोमिया कोड ऑफ 1998 जो न्यू कॉर्डम है इसके पास ऑटोनॉमी लिमिटेड है विद इन द फ्रेंच लीगल सिस्टम, मतलब कि एक तरह का एक रीज़न है जो कि फ्रांस में आता है उसके फ्रेंच लीगल सिस्टम में आता है, लेकिन उसके बाद ऑटोनॉमी अपनी नहीं है। ये कहाँ पे लिक्विडेड है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में और नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर ईस्ट में है। ठीक है, जोग्राफिकल फीचर यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंट पेनी जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर डायट्रिबल है। जो आइलैंड के लेगून्स हैं उसमें काफ़ी कोरल रीफ्स है, इकोसिस्टम है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला था 2008 में। फाइन, तो गाइस हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।